आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मणिपुर में हालात हुए बेकाबू, विश्वविद्यालय ने स्थगित की परीक्षाएं। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी तो संजय राउत ने साधा निशाना। संजौली मस्जिद विवाद में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांग्रेस आलाकमान नाराज, राजीव शुक्ला ने सौंपी रिपोर्ट। शिमला में नहीं थम रहा संजौली मस्जिद का विवाद, पुलिस के लाठीचार्ज से उखड़े व्यापारी, दुकानें बंद। सीएम योगी का राहुल गांधी पर हमला, कहा दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले ये लोग, इनके अलग एजेंडे। इंदौर के जाम गेट पर पिकनिक मनाने गए 2 आर्मी जवानों पर हमला, महिला साथी से गन पॉइंट पर गैंगरेप। मैक्सिको में अब वोट देकर जनता तय करेगी कोर्ट में कौन होगा जज, बिल के खिलाफ संसद में घुसे हजारों लोग, जमकर की तोड़फोड़। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर में एक बार फिर से जातीय संघर्ष बढ़ गया है। राज्य की कानून व्यवस्था के मामले को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन के बाद राज्यपाल असम रवाना हो गए हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। छात्रों का आरोप है कि डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कानून व्यवस्था से निपटने में असमर्थ है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। इस पर बोलते हुए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हो रही है और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए सरकार का हिस्सा है। दोनों नेताओं को भाजपा और पीएम मोदी से सवाल करना चाहिए कि उन्होंने मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए 1.5 सालों में क्या कदम उठाए हैं। देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है और आपको याद होगा कि मैंने पार्लियामेंट में मणिपुर का मुद्दा उठाया था तो 11 महीने मुझे सस्पेंड रखा गया। 11 महीने तक मैं निलंबित रहा और आज एक बार फिर से मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है, लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो अगर एक सहयोगी दल के रूप में नायडू जी और नीतीश जी इस सरकार के समर्थन में हैं, तो उनको सवाल उठाना चाहिए। बीजेपी से तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है। वो तो हिंसा में विश्वास रखती है, दंगे फसाद में विश्वास रखती है, नफरत की राजनीति में विश्वास रखती है। वो तो चाहती है मणिपुर जलता रहे। बीजेपी तो चाहती है कि देश का हर हिस्सा नफरत की आग में झोंक दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। अब इस मुलाकात पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने पीएम मोदी और चीफ जस्टिस की मुलाकात को लेकर कहा कि अगर संविधान के रखवाले इस प्रकार से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका पैदा हो सकती है। ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया। एनआईए की विशेष अदालत ने बारामूला के सांसद शेख रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। तिहाड़ से रिहा होने के बाद इंजीनियर रशीद ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि वो भाजपा को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। रशीद ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के आरोपों का भी जवाब दिया, जिन्होंने उन्हें भाजपा का प्रॉक्सी बताया है। मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी,
जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई हमारी। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। चुनाव बहुत अहम है क्योंकि कश्मीर एक क्रूशल स्टेज पे खड़ा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। लोग यूनाइटेड हैं। मोदी जी के नया कश्मीर का जो सो कॉल्ड विजन है वो पूरा धड़ाम के नीचे गिर जाएगा। 370 के खिलाफ सर असेंबली में बिल पास करने की बात महबूबा मुफ्ती ने भी की, उमर अब्दुल्ला ने भी की, आप क्या कहेंगे इस बारे में? उनके कहने से क्या होता है, हम तो लड़ रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिकली, उसके लिए जो भी आवाज उठाएगा हम उनके साथ। महाराष्ट्र के एलओपी विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राहुल जी ने सिर्फ इतना कहा है कि जब तक पिछड़े वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं हो जाता तब तक आरक्षण रहना चाहिए। राहुल जी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भाजपा की नीति रही है। विवाद जानबूझकर भाजपा फैला रही है। राहुल जी ने क्या कहा? अभी तक सामाजिक स्थिति सुधारी है, अभी भी जातीयवाद चल रहा है। राहुल जी ने यही कहा, सामाजिक स्तर जब तक बढ़ता नहीं और सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्तर पर जब प्रगति होती नहीं पिछड़ों की, तब तक ये आरक्षण लागू रहना चाहिए। अगर ये होने के बाद ये आरक्षण बंद होना चाहिए। उसका विपर्यास तो करते हो। अरे आरक्षण विरोधी तो आरएसएस है, आरक्षण विरोधी भाजपा है, ये कभी पिछड़ों को आगे आते हुए देख नहीं सकती और इनमें जलोश है, वोट पाना चाहती है पर ये आगे नहीं बढ़ाना चाहती। राहुल जी ने जो कहा उसके शब्दों को अलग से तोड़ मरोड़ कर ये पेश करना, ये भाजपा की नीति है, ये गंदी राजनीति है उनकी और ये ऐसे हमेशा वो करते रहते हैं। राहुल जी का स्टेटमेंट अगर कोई पढ़े, अगड़ा पिछड़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो भी लाभार्थ इसके लिए हो वो स्पष्ट समझ चुका है। ये भाजपा कितना भी चिल्लाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल जी की भूमिका यही है कि सामाजिक स्तर पर जब तक प्रगति नहीं। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कांग्रेस का आलाकमान सुक्खू सरकार से नाराज नजर आने लगा है। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि सरकार की मिसहैंडलिंग से भाजपा को मौका मिल गया है। वहीं सीएम सुक्खू ने हालात सामान्य बनाने को लेकर उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। मस्जिद विवाद मामले में प्रभारी राजीव शुक्ला ने रिपोर्ट सौंप दी है और बयानबाजी करने वाले मंत्रियों ने भी अपनी सफाई दी है। और उससे पहले भी हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। जो इस पूरे मामले में जो अपने आप को स्टेक होल्डर्स क्लेम करते हैं, कुछ लोग अपने आप को सिविल सोसाइटी का बताते हैं और कुछ और लोग, तो उन लोगों के साथ भी बैठक की थी और उन सभी को उन्होंने भी सभी ने ऐसे एश्योर किया था कि ये सब शांतिपूर्ण है। तो हमने सभी से हम ये आग्रह और आह्वान करते हैं कि जो भी मैटर्स हैं उसमें हम लोगों को जो है वो लीगल प्रक्रिया और प्रोसीजर्स का वेट करना चाहिए, ना कि इस तरह के जो एक सिस्टमेटिक प्लान तरीके से एक पीस को ब्रीच करने का काम करना चाहिए। लाठी, डंडा, पत्थर और हथौड़ा और इस तरह की चीजें लेकर के जो है वो आम जनजीवन पे जो है वो प्रभाव विपरीत पड़ता है। और एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला और कैपिटल में हम तो हमेशा ही सिटीजन से यही अपील करते हैं कि अल्टीमेटली जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है वो तो पीस पे रेस्ट करता है और हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो पीस के जरिए ही होते हैं और रूल ऑफ लॉ स्टेट में तो लॉ ही प्रिवेल करता है और लॉ का प्रोसीजर प्रिवेल करता है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्रिवेल करता है। एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने डोडा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपने भाजपा का प्रचार तो देखा ही होगा, वे हर जगह डबल इंजन की बात करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि अगर पीएम और सीएम दोनों उनकी पार्टी से होंगे तो क्षेत्र में विकास होगा, क्षेत्र में तेज गति से विकास होगा। हमने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में उनकी डबल इंजन की सरकार देखी है। बीजेपी के बाकी रियासतों में कैंपेन देखा होगा, उनका इलेक्शन का तरीका देखा होगा, तो जगह जगह वो वहां डबल इंजन की बात करते हैं, कहते हैं डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। जिस तरह रेलगाड़ी पे अगर सिंगल इंजन लगे तो कम रफ्तार होती है उसकी,
अगर उसमें 2 इंजन जोड़े जाएं तो रफ्तार गाड़ी की तेज होती है। बीजेपी वाले अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि अगर वजीर आजम उनका, वजीर आला उनका, तो तरक्की जो है उस रियासत में बहुत तेजी से होगी। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में हमने पिछले 10 साल से उनका डबल इंजन सरकार देखा। यहां 2014 के बाद किसी न किसी रूप में बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में रही। दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम तो रहे, यहां पे हुक्मरान बदलते रहे। शुरू में अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब यहां बीजेपी की मर्जी से वजीर आला बने। उसके बाद 1-1.5 साल के लिए महबूबा मुफ्ती साहिबा भी थी। उसके बाद जब उनका काम बीजेपी ने खत्म किया तो डायरेक्ट राजभवन के जरिए उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। कांग्रेस ने हरियाणा की बची हुई 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौल से जसवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। आखिरी राउंड में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा पर भारी पड़े। बची हुई 2 सीटें सोना समाजवादी पार्टी को और भिवानी लेफ्ट को संभव है। अब साफ हो गया है कि कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस ने सांसदों को टिकट नहीं दिया है। आज हरियाणा में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। कुमारी शैलजा को टिकट नहीं देने से ये माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा जीत की स्थिति में सीएम की रेस से बाहर हो गई हैं। शैलजा सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी कई दफे पेश कर चुकी हैं और हुड्डा खेमा इसके लिए राजी नहीं है। कुमारी उकलाना सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। सिरसा से लोकसभा सदस्य शैलजा ने चुनाव लड़ने को लेकर पिछले दिनों कहा था कि आलाकमान फैसला करेगा। मैंने केवल अपनी इच्छा जताई थी। कांग्रेस ने बुधवार रात को 40 और फिर आज 5 उम्मीदवारों के नामों की 2 सूचियां जारी। इससे पहले उसने 41 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और आप के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने 89 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में शिमला पुलिस ने बुधवार को मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें एक पुलिस जवान भी घायल हो गया। इससे अब स्थानीय व्यापारी खासे नाराज हैं। इसी के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकान बंद रखने का फैसला लिया है। देखिए, कल जो हिंदू संगठनों के ऊपर जो हिंदुओं के समर्थन में कल जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से जो है ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने जबरदस्ती करके उनको उकसाया और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, आज उसके विरोध में सारा का सारा व्यापार मंडल जो है खड़ा है। और हम सबसे पहले हम हिंदू है और हिंदू हित के लिए जो बात करेगा, हम सारे व्यापारी भाई जो है उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं और आगे भी कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। शांतिप्रिय धरने की बात कल यहाँ पर की गई थी, पर पत्थरवाह भी उस तरह से यहाँ पर हुए हैं, उसके लिए देखिए, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, अब कौन बीच में गलत तत्व कार्य कर जाए, उसके लिए कोई पूरा का पूरा संगठन दायित्व नहीं ले सकता है। कोई शरारती तत्व उसमें बीच में कर गया होगा, लेकिन फिर भी वो शांतिप्रिय तरीके से कर रहे थे, क्योंकि मैं कल भी उस धरने के अंदर था और उसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा था जिससे कि वो पुलिस प्रशासन को भड़काया जा रहा था। आपकी मांग क्या है? आज जो हमारी मांग है कि एसपी शिमला को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुआ है और जो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से वहाँ पे काम कर रहे थे, उसके लिए आज सारा व्यापार मंडल खड़ा है और उसी के लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरी दिख रही है। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 89 पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी की ओर से एक और लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी है। अब तक आम आदमी पार्टी ने कुल 89 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी कर दिया है। भाजपा से बागी कैंडिडेट्स को भी टिकट दिया गया है। इस पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या विनेश फोगाट हो, सबके खिलाफ आपने कैंडिडेट, तो क्या अब कांग्रेस को भी बड़ा चैलेंज आप लोग मान के उनको हराने की पूरी कोशिश में? देखिए, पिछले 10 साल से कुशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में आम आदमी पार्टी लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र में हो राज्य में हो। तो हम बीजेपी को हराने के मकसद से हरियाणा के चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा का कुशासन, जिसने किसानों पर अत्याचार किया, नौजवानों को बेरोजगारी में धकेला, अग्निवीर जैसी आत्मघाती योजना लेकर आए, भारत की सेना को कमजोर किया। भारत की सेना ठेके पे नहीं रखी जा सकती। तो हम उन सवालों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं।
ऐसे लोग जो चंद पूंजीपतियों के गुलाम बन गए हैं, उनके भरोसे ये देश नहीं चल सकता। ये हरियाणा के बीच में मुद्दा है, उसको लेके जाएंगे। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि 90 के 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। पर कांग्रेस को समझा नहीं पाए सर, कांग्रेस को समझा नहीं पाए कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वोट बटेगा। छोड़ दीजिए उन बातों पे चर्चा। सर, गठबंधन को लेकर जितनी देरी हुई, क्या लग रहा है उससे आपको नुकसान हुआ है? आपका कैंपेन प्रभावित हुआ है? हमारा कैंपेन चल रहा था, पैरेलल कैंपेन चल रहा था। 15 दिन में 45 सभाएं हमने की। हमारे सारे नेताओं की सभाएं वहां पर हो रही थी। हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे थे, हमारा कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर दिए गए बयानों की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी हैं। राहुल ने अमेरिका में कई ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर भाजपा उन पर हमलावर हो चुकी है। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल की आलोचना करते हुए कहा कि जाति के नाम पर लड़ाने वाले समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्य पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग गरीबी के दंश को क्या समझ पाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि जिन्होंने शोषण अराजकता फैलाई, जिन्होंने गरीबी नहीं देखी, उनसे ये उम्मीद करना पीड़ा समझेंगे भूल होगी। इनके पास पीड़ा समझने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए अलग एजेंडे हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र काम है। गरीब अशिक्षित रहेंगे तो इनकी वैमनस्यता चलती रहेगी। सरकारें पहले भी थी, लेकिन श्रमिकों गरीबों के लिए कार्य क्यों न कर पाए। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है, जहाँ उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण पर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता राहुल गांधी को घेर चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों पर भी कुछ ऐसा कहा जिस पर हंगामा होने लगा। सिखों पर की गई टिप्पणियों के जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी साहब ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। क्या ये सब कुछ देश में नहीं हो रहा, लेकिन वजूद ना कोई मिटा पाया है और ना ही कोई मिटा सकता है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हम प्यार मोहब्बत से देश में रहते हैं। आज अगर किसी मुसलमान पर आफत आती है तो हिंदू भाई खड़ा हो जाता है, और अगर हिंदू भाई पर आती है तो मुसलमान खड़ा हो जाता है। ऐसा तो कभी इस देश में नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम प्यार मोहब्बत के देश में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब के देश में रहते हैं। मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की इन तमाम चीज़ों को पसंद नहीं करती। आज अगर किसी मुसलमान पे कोई आफत आती है तो हिंदू भाई खड़े हो जाते हैं, और हिंदू भाइयों को कुछ आती तो मुसलमान भाई खड़े होते हैं। तो कोई वजूद नहीं मिटा सकता हमारा। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्या हिजाब के ऑब्जेक्शन हुए नहीं, मस्जिद मदरसों के हुए नहीं, तो अजान पे क्या हुए नहीं, नमाज पे क्या हुए नहीं, ऐसा तो इस देश में कभी हुआ ही नहीं जो अब हो रहा है। हम प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान भाइयों ने एक साथ रहकर मंदिर के तहखाने में साथ रहकर, एक तरफ मुसलमान पूजा कर, हिंदू भाई पूजा कर रहे हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। हम तो उस तहजीब से हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलासा किया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनका फोन उठाना भी बंद कर दिए थे, जिस पर समाजवादी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा नेता आईपी सिंह ने मायावती पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि बसपा ने ही भाजपा के डर से गठबंधन तोड़ दिया था। सपा नेता आईपी सिंह ने मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव कभी किसी सहयोगी से अपने संबंध खराब नहीं करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मायावती जी, भगवान बुद्ध जी से डरिए। जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं, इस उम्र में किसके कितने झूठ बोल रही हैं। माननीय अखिलेश जी तो राजनीति में या व्यक्तिगत जीवन में किसी से संबंध नहीं खराब करते, न अनर्गल टिप्पणी करते। उनके स्वभाव का पूरा देश कायल है। सपा नेता ने कहा कि भाजपा के डर से आपने अचानक गठबंधन तोड़ दिया था। फोन न उठाने का एक उदाहरण तो दे दीजिए। अब दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं। सत्ताधारी भाजपा से लड़िए, विपक्ष से क्यों उलझना चाहती हैं। अब पछताए का खोत जब चिड़िया चुंगे खेत। अब आपके वानप्रस्थ की उम्र है, आराम कीजिए। दरअसल बसपा ने हाल ही में एक बुकलेट जारी की थी, जिसमें मायावती ने 2019 में सपा से गठबंधन तोड़ने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध बनाकर रखना तो दूर, बसपा के बड़े नेताओं का फोन उठाना तक बंद कर दिया था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि 2019 के बाद वो अब जागी हैं क्या। मायावती जी,
जब उनका पूरा वोट बैंक खिसक चुका है। देश के सारे दलित आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मायावती जी की पार्टी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और आरक्षण विरोधियों के साथ दिखाई देती है। जब उनको पूरा वोट बैंक उनका खिसक चुका है, जब लगातार देश के सारे दलित आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं, और मायावती जी की पार्टी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देती है, आरक्षण विरोधियों के साथ दिखाई देती है। अब ऐसे में इस तरीके के विक्टिम कार्ड खेलना कतई अनुचित है। मायावती जी, जमीन पर काम करिए, आरक्षण के पक्ष में काम करिए, देश के संविधान को बचाने के लिए ताकतों के जो संविधान बचाने वाली ताकतें उनके साथ आइए। इस तरीके की बयानबाजी से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं हमेशा श्री राहुल गांधी जी को मिसकोट करने में माहिर हैं। या तो वो पढ़े लिखे नहीं है, या उनके मानसिक इलाज की आवश्यकता है, और या फिर वो सिर्फ संघ शास्त्री है, तर्क शास्त्री नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बने ऐतिहासिक जाम गेट के पास 2 ट्रेनी आर्मी जवान अपनी 2 महिला साथियों के साथ नाइट ड्राइव और पिकनिक पर निकले थे। जाम गेट के पास आर्मी का पुराना फायरिंग रेंज है, जहां देर रात चारों लोग बैठे हुए थे। इस दौरान करीब 6 बदमाश वहां पर आए और चारों को बंधक बनाकर मारपीट कर उसे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। कल हम लोग को पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लोग जो हैं वो आर्मी का जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर गए थे देर रात को, और वहाँ पर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य 2 लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन 2 लोगों को वहाँ पे रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पे ले गए थे और उसको उसकी चलाने की आवाज़ आई थी, जिसपे फरियादी जो है उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। इसमें पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंच गई थी और पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहां पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया, और इसमें टोटल जो हैं 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं, और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का, और उस पर भी जल्दी कार्रवाई करने का। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का सिर्फ एक ही एजेंडा है, राहुल गांधी को निशाना बनाना। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखकर भाजपा नेताओं में बेचैनी है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से गरीब और अमीर के बीच दूरियां आ रही हैं। अमीर और गरीब का दायरा बढ़ गया है और अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। बेरोजगारी देश में एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि कई युवा बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में जब 400 की जगह 240 पे अटक गया कर, अब वो सिर्फ राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष की आवाज मजबूत हो रही है तो कहीं ना कहीं बेचैनी सत्ता पक्ष को होती है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो दबे कुष्ठ लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, जो मध्यम वर्ग है, उनकी बातों को हम सदन में रखें, सदन के बाहर रखें। लेकिन एक ही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि हर इशू पर, हर मौके पर राहुल गांधी जी को उनको क्रिटिसाइज करना है, उनके खिलाफ बात करनी है। अब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जनता का जो माहौल है, जो मुझे लग रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में है, उसको देखकर भी कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर कुछ बेचैनी चिंता है, इसलिए इस प्रकार की बातें उनके नेता बोल रहे हैं। मेक्सिको दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां अब जजों की नियुक्ति नहीं बल्कि उनको चुनने के लिए चुनाव होगा। जनता के वोट से मेक्सिको में अब जज चुने जाएंगे। इससे जुड़े विधेयक को भारी विरोध के बीच संसद में पारित कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक अब मेक्सिको के भीतर सभी स्तर के जजों को जनता वोट देकर चुनेगी। फिलहाल सरकार के इस फैसले का देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। संसद में बिल पेश करने से एक दिन पहले ही हजारों की संख्या में लोग सदन के भीतर घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मेक्सिको की सत्तारूढ़ पार्टी मोरेना की तरफ से संसद में पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 86 और विरोध में 41 वोट पड़े। इस तरह से सदन के भीतर ये प्रस्ताव पारित हो गया। इस बिल के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में एक बड़ी संख्या लॉ स्टूडेंट और कोर्ट कर्मचारियों की है। मेक्सिको की संसद से पास इस विधेयक के मुताबिक देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्थानीय स्तर तक के जज
के लिए अब इलेक्शन होगा। वोट से जज के चुनाव वाले विधेयक को पारित कराने में देश के राष्ट्रपति और आंद्रेस मैनुअल लोपेज की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। वो अपने कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को पास कराना चाह रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति का मानना है कि देश की मौजूदा न्याय प्रणाली एक खास एलिट वर्ग के हितों पर ध्यान दे रही है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।